अब नाज़रीन खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर एक आर्मी ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली है और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खनमो श्रीनगर इलाके के अंदर बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने खुद को गोली मारी है खनमो इलाके में श्रीनगर के अंदर, और अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को निशाना बनाया। फौजी बताया जाता है कि यहां तैनात था, सर्विस राइफल से गोली चलाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ने खुद को गोली मारी है। सीनियर ऑफिसर आर्मी के जिनने सुसाइड किया है, खुदकुशी की है श्रीनगर के अंदर, सुदीप भगत सिंह के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल की शनाख्त हुई है। अपनी जिंदगी खत्म कर ली है सर्विस राइफल से, यानी जिस राइफल से वो मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े थे, ड्यूटी पर तैनात थे, और फौजी डिपो में तैनात फौजी ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली है। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि जहां पर उनकी ड्यूटी थी इस इलाके में गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई। इसके बाद उनके साथियों ने इस हिस्से का रुख किया जहां पर मौजूद थे, लेकिन उनकी लाश खून में लथपथ यहां मिली। इस तरीके से उन्हें फौज के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहां भी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें यहां मुर्दा करार दिया। फौजी डिपो में तैनात फौजी ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, खनमो इलाका, लेफ्टिनेंट कर्नल सुदीप भगत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनने सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाई। महलूक फौजी की शनाख्त संदीप भगत के बतौर हुई है। बताया जाता है कि फौजी डिपो पर जिनकी ड्यूटी थी खनमो श्रीनगर के इलाके के अंदर, अस्पताल भी उन्हें जख्मी हालत में पहुंचाया गया। करीबी हिस्सा, हालांकि उनके जो बाकी साथी थे उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई उस हिस्से में जहां पर खनमो में सुदीप भगत सिंह ड्यूटी पर तैनात था। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि यहां सुदीप की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और आनन फानन में अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सुदीप की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, उसे नहीं बचाया जा सका। और सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक का जिनने खुदकुशी की है श्रीनगर के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर बताया जाता है कि गुज़श्ता कई रोज से या कई माह से यहां पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक सीनियर ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली है, गोली चलाई खुद पर और जिंदगी का खात्मा कर दिया है। क्या वजूहात रही, किस वजह से फौज के सीनियर ऑफिसर ने खुद पर गोली चलाई, खुद को निशाना बनाया, जिंदगी का खात्मा कर दिया, इसकी अभी तक डिटेल सामने नहीं आई है मुकम्मल तौर पर, या फौज की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सुदीप भगत सिंह जिन्होंने सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाई, और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गोली चलाने के बाद, हालांकि उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी, अस्पताल भी उन्हें ले जाया गया, लेकिन उन्हें मुर्दा करार दिया गया। बढ़ते आगे बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर गुज़श्ता हफ्ते आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है, पुरतनाव सूरत हाल को कम करने के लिए सीज फायर मुआहिदे पर भारत और पाकिस्तान ने सख्ती के साथ अमल दरामद करने पर जोर दिया था, बातचीत हुई थी। लेकिन इसके बाद अब एक और बड़ी पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है। जंगबंदी के जवाबित पर रजामंदी के ऐलान के बाद दोनों पड़ोसी मुल्क नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने मुतलका हाई कमिश्नरों को भी बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, या जो हमारे जराए बता रहे हैं, कि फरवरी 2019 में पुलवामा के अंदर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच उसके बाद काफी तकरार देखा गया था, और दोनों भारत और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली में जो हाई कमिश्नर्स तैनात थे उन्हें वापस बुला लिया गया था, और दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर तकरीबन 1.5 बरस का वक्त गुजर चुका है, या करीब 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। हाई कमिश्नर एक दूसरे के बुला लिए गए हैं, उसके बाद दोबारा उनकी बहाली के मुतालिक फैसला लिया जा सकता है। सिफारतकारों का काम डिप्टी हाई कमिश्नर संभालते हुए है, और अब ऐसे आसार नुमाया हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने हाई कमिश्नरों को बिलतरतीब इस्लामाबाद और नई दिल्ली में तैनात करके सफारती सतह पर जो रवाबित हैं उनको बहाल करने की, फाल और मुस्तहकम बनाने की राह पर गामजन है। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि साल के आखिर में सफारतकार, जहां पर भारत और पाकिस्तान की ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स जो हैं इस्लामाबाद और दिल्ली के अंदर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उसके साथ साथ सार्क कॉन्फ्रेंस का सरबराही जो इजलास होना है वो भी रवां बरस के आखिर में पाकिस्तान में होगा, तो इसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया जा सकता है, दावत दी जा सकती है, और वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी के जवाबित पर रजामंदी के ऐलान के बाद दोनों पड़ोसी मुल्क नई दिल्ली और इस्लामाबाद
अपने मुतलका हाई कमिश्नर को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रही हैं, जो जराये के हवाले से खबर मिल रही है। बढ़ते आगे बात अब वादी कश्मीर की, जहां पर सरकार की एक और कोशिश नजर आ रही है और इस कोशिश के बीच मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को किसी भी वक्त रिहा किया जा सकता है। जराये के मुताबिक हालांकि अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की तवील अरसे की नजरबंदी हटाए जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। 20 माह की खाना नजरबंदी के बाद रवां हफ्ते में मीरवाइज को रिहाई मिलने का इम्कान है, जिसके बाद मीरवाइज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में आने वाले जुम्मतुल मुबारक के अलावा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मजहबी इज्तिमा की भी क़यादत कर सकते हैं। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल ही अपनी रिहाइशगाह वाक़े नगीन श्रीनगर में नजरबंद है। जराये के मुताबिक मीरवाइज के 20 माह की तवील नजरबंदी को अब चंद दिनों में हटाया जा रहा है, जिसके बाद वो आज़ादाना तौर पर मजहबी तकरीबात में भी शिरकत करने के अलावा आज़ादाना तौर घूम फिर भी सकते हैं। इतलात के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक, जो कि मीरवाइज मंजिल वाक़े राजौरी कदल श्रीनगर में अब से थोड़ी देर बाद कश्मीर वादी में नौजवानों में मंशियात की बढ़ती लत से मुतल्लिक उलमा काउंसिल का जो इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, इस इजलास में फोन के जरिए खिताब भी करेंगे और नौजवानों को मंशियात की लत से बाहर निकालने के लिए समाज के साथ साथ खासतौर से वालिदैन पर जोर देंगे, लेकिन फोन पर उनका यह खिताब होगा। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए एक बार फिर बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में खासतौर से जम्मू सूबे को या मुल्क के बाकी हिस्सों को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली वाहिद शाहराह जो इस वक्त बंद है। इस शाहराह पर आज सुबह 3 बजे के करीब भारी मलबा गिरा, पस्सियां गिरी, जिसके बाद चमलवास रामबन के मकाम पर दोनों अतराफ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। वादी से जम्मू और जम्मू से वादी की तरफ गाड़ियां जो रवा दवा थी, मामूल के मुताबिक काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान पस्सियां गिराने से शाहराह पर एक बार फिर मामूल के मुताबिक जो काम हो रहा था उसमें खलल पड़ा। एक बार फिर शाहराह दोनों अतराफ से चलने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इधर हुकाम की तरफ से भी सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने के लिए अवाम को ताकीद की गई है, ताकि दौरान सफर उन्हें मजीद मुश्किलात से दुचार न होना पड़े। चलिए, हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरिफ, अभी क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास, क्या कौमी शाहराह खुल पाई है? जी बिल्कुल, बात करना चाहेंगे जिस तरह से आपने भी कहा कि सुबह जो है 3 बजे चमलवास जो बारी पत्ती गिराई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे वहां पे मैन मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 5 मिनट पहले जो है जम्मू सदर कौमी शाहराह को जो है वन वे के लिए जो है ट्रैफिक को रेगुलेट कर दिया गया है। और मैं आपको साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू सदर कौमी शाहराह पर अगर बात करना चाहेंगे, जो कल वादी कश्मीर से जो माल बाजार गाड़ियां जो जम्मू की और जिनको जाना था, उसमें तकरीबन 700 के करीब जो माल बाजार गाड़ियां हैं वो फंस कर रह गई है, जिनको आज जहाँ पे वन वे के जरिए जो है एक स्पेस क्रिएट की गई है कि उनको जम्मू की ओर सबसे पहले निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है ट्रैफिक काम की जाने से। इसके साथ में ऑफिशियली अगर बात करना चाहेंगे, आज लाइट मोटर व्हीकल्स का जो शेड्यूल था वो श्रीनगर से जम्मू की ओर है और ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि इन 600 माल बाजार गाड़ियों को पहले जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा, उसके बाद श्रीनगर से लाइट मोटर व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा। और उसके साथ में अगर आज डे की बात करना चाहेंगे तो आज ट्रैफिक ऑफिशियली जो है ये प्लान था कि आज जम्मू से श्रीनगर की ओर हेवी और लाइट मोटर व्हीकल्स को चलना है और यहाँ पर यही माना जा रहा है कि सबसे पहले जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स है उनको जम्मू की ओर अलाउ किया जाएगा, उसके बाद वादी से जो है लाइट मोटर व्हीकल्स को जम्मू की ओर अलाउ किया जाएगा और आफ्टरनून के बाद दोपहर जो है जो माल बाजार गाड़ियां हैं और लाइट मोटर व्हीकल्स उनको जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी जाएगी। जो हम देख रहे हैं कि हाईवे पे जो है बड़ी बड़ी जो माल बाजार गाड़ियां हैं जो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब से आती है, एक्स्ट्रा जो गुड्स की वजह से जो है जहां पर स्लो पिच रास्ते होते हैं वहां पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहां से भी कहीं ना कहीं जम्मू सदर कौमी शाहराह पर जगह जगह पर ट्रैफिक जामिंग के खतरात जो है रहते हैं और कल भी जो है ट्रैफिक जामिंग के ऐसे मनाजर देखने को मिले। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग भी शिकायत करते हैं कि अगर ट्रैफिक हुकाम ये प्लान देते हैं कि वन वे है और वन वे में रामबन बानीहाट स्ट्रेच को जो है ट्रैफिक हुकाम को भी लोगों के मुताबिक जो है वो चीज कम्प्लीकेटेड मद्देनजर रखनी चाहिए, जिससे कि कम से कम जो लोग सफर करते हैं वो पूरी तरह से अपने टाइम से मंजिल मकसूद तक पहुंचे। जब अपोजिट साइड में भी जब लाइट मोटर व्हीकल उसके साथ में एक चीज और भी बताइएगा, क्या अब ट्रैफिक हुकाम की तरफ से दोनों अतराफ से उसके बाद जब शाहराह मुकम्मल तौर बहाल हो जाएगी तो गाड़ियों को छोड़ा जाएगा या सिर्फ वन वे फिलहाल आज के दिन चलेगा?
जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से ट्रैफिक डीवाईएसपी का मानना है कि यहाँ पे जो है श्रीनगर से छोटी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा और जी। जम्मू से बड़ी और छोटी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं साफ ये चीज सामने समझ आती है कि ट्रैफिक जो है लाइट मोटर व्हीकल्स दोनों साइड से चलती है और हेवी व्हीकल्स जो है वो एक ही साइड से। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल सतह पे बटूत, रामबंद, बालिहाल और जो उधमपुर का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जब वो भी मर्ज हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं से ट्रैफिक जामिंग के वो मैप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शिकायत जरूर करते हैं कि यानी ट्रैफिक हुकाम को जो है सख्ती से जो है वन वे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोग जो है बहुत बहुत शुक्रिया टाइम से तफसीलात जाते फराहम निकलें। करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। ताजा तरीन तफसीलात हैं, सिर्फ एक साइड से जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं, दरबांदा गाड़ियां हैं, शाहराह की बहाली के बाद ही दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल सकती है। फिलहाल वन वे ट्रैफिक खोल दिया गया है। एक तरफ से गाड़ियों को निकालने की कोशिश है, मलबा हटाने का पूरी तरीके से कोशिश इस वक्त जारी है। एक रास्ता जरूर थोड़ा सा साफ कर लिया गया जहां से कम गाड़ियों का गुजर हो सके और मालबरदार गाड़ियां हैं या मुसाफिर गाड़ियां हैं, खासतौर से वो जो दरमांदा हैं या बीमार हैं, सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर शाहराह पर उन्हें अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। बढ़ते आगे बात हंदवारा की, जहां पर एक 8 साला बच्ची घर के आब हो गई जिसकी जान चली गई है और अभी भी आज दूसरे दिन सुबह सुबह यहां दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शुमाली कस्बा हंदवारा में 8 साला बच्ची जो गैर रियासती बताई जाती है घर के आब हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक बच्ची इलाके में खेल कूद में मसरूफ थी, जिस दौरान उसके साथ यह हादसा पेश आया। खेलने के दौरान पांव फिसलने से बच्ची पानी में चली गई और इस बच्ची का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जाता है। 8 साला बच्ची हमारा की लाश बरामद नहीं की जा सकी है। देर रात अंधेरी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर रोक दिया गया था। सुबह सुबह मकामी लोगों के साथ साथ सिविल इंतजामिया, अवामी नुमाइंदे, फौज और पुलिस के लोग भी और इसके अलावा मकामी लोगों की मदद से दोबारा दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और आखिरी इतलात मिलने तक 8 साला बच्ची हमारा, जो कि गैर रियासती बच्ची है, उत्तर प्रदेश की है, जो खेलते खेलते पानी में चली गई, उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं की जा सकी। नाले पोरो में गया, तो क्या कल से आप मॉनिटर कर रहे थे, किस तरह क्या? जैसे कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थ्रू सरपंच और चौकीदार नंबरदार के एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल बताई जा रही है कि जो नाला पोरू है चोगल के मकाम पे, जो गुंड चोगल और मैदान चोगल के दरमियान में एक ब्रिज है, वहाँ से फिसल के नाले में गिर गई थी। उसके बाद तुरंत ही जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया और पुलिस वगैरह, तो तुरंत उसी समय पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डी साहब की हिदायत पे एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुँच गई और उसके बाद आर्मी की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, पुलिस की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जो शाम देर तक चलता रहा, तकरीबन रात के 11 बजे तक और देर के लाइट कम होने की वजह से सस्पेंड किया गया ऑपरेशन। तो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा सुबह 6:30 बजे, जिसमें आर्मी के जवान, नेवी के जवान भी थे और पुलिस वगैरह, तो सिविल जो यहाँ पे बोट्स हैं वो भी लगाई गई हैं। रेस्क्यू चल रहा है। तो अब पानी का जो बहाव है थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से अभी रेस्क्यू में कामयाबी नहीं हुई है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश चल रही है। तो शुमाली जिला कुपवारा जिला और हंदवारा कस्बा है जहां पर 8 साला बच्ची जो कि पानी में चली गई, घर के आब हुई। मकामी लोग भी इस वक्त बड़ी तादाद में उस मकाम की तरफ रुख कर रहे हैं जहां पर बच्ची खेलते खेलते इसमें फिसल गई, पानी में चली गई और कल बाद दोपहर ये वाक़ा पेश आया। शाम होते होते, हालांकि ये खबर गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले चली, तब से लेकर अब तक ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। दूसरा दिन है जब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी इंतजामिया के मुताबिक बच्ची की लाश बरामद नहीं हो पाई है। बात सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर मंडी तहसील में चोरी के वाकयात में हर गुजरते दिन के साथ जबरदस्त इजाफा हो रहा है और दौरान शब चोरी की वारदात को भी यहां एक बार फिर अंजाम देने की कोशिश हुई। काफी हद तक इसमें चोर कामयाब भी हुए। चोरों का गिरोह जो गुज़श्ता कई माह से मंडी इलाके में सरगर्म नजर आ रहा और मुतअद्दिद मकामात पर दुकानों की लूट मार की कोशिशें भी की जाती रही और इस बीच आज एक बार फिर यहां पर मकामी दुकानदारों ने शिकायत की कि 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बिना पर मकामी लोग कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। बस स्टैंड के करीबी हिस्से में ये सभी दुकानें, जहां पर बताया जाता है कि दौरान शब ये वाक़या पेश आया है और चोरी मुसलसल बढ़ रही है इस हिस्से के अंदर। जम्मू कश्मीर बैंक की शाख भी यहाँ करीब ही है, बाकी स्टोर्स भी है, यानी पूरी जो सनत व तिजारत होती है, चहल पहल इस इलाके के अंदर रहती है काफ़ी ज़्यादा और इसी इलाके के अंदर दौरान शब ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। इस बीच मकामी लोग ये भी मान रहे हैं कि
गुज़श्ता कई माह से जब जब चोरों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, यहाँ पर बस स्टैंड से लेकर मेन मार्केट तक चोरी के वाकयात कई बार रोनुमा हुए, वारदात अंजाम दी गई, बावजूद इसके कोई बड़ी कार्रवाई या ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद है। और दौरान शब एक बार फिर 4 दुकानों को लूटने की जो कोशिश हुई, कितना सामान चोरी हुआ है ये पूरी डिटेल्स इब्तदाई मरहले में सामने नहीं आई है, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक पुलिस की गफलतशारी की वजह से भी या सिविल इंतजामिया भी इस तरह के वाकयात रोनमा होने में अब तक रोकने से नाकाम नजर आई है, जिसकी वजह से यहां बार बार इस तरह की वारदात अंजाम दी जा रही है। दौरान शब एक बार फिर मेन मार्केट में, जहां पर इससे कबल भी चोरी के वाकयात अंजाम दिए गए थे, इस तरह की चोरी की वारदातें सामने आई थी। और अभी जो इतलात मिल रही हैं कि मंडी में एक बार फिर 4 मजीद दुकानों को लूटने की कोशिश की गई, ताले तोड़े गए और मकामी लोग इंतजामिया की गैर संजीदगी पर, खासतौर से जो ताजिर पेशा अफराद हैं, वो बरहमी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ ताले बंद करके चले गए थे, उसके बाद हम सुबह आए जब यहाँ के हमारे 4 दुकानों के ताले जो है वो काटे गए हुए थे। इसमें हमें ये पता लगता है ये चोर है और साथ में पुलिस का भी, पुलिस की लापरवाही की वजह से ये ऐसे वारदात हो रही है। तो कितना सामान जो है दुकान में? अभी हमारे पास तो बैंकों की लिमिट है 10,000 लाख रुपए, उसकी 13,000 रुपए इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद हमें ये अभी पता नहीं है कितना रैक, तो हमारी दुकान में तो 15-18 लाख का माल है इस वक्त, तो हमारी दुकान निस्फ रैक ही खाली पड़े है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कितना माल हमारा, जब दुकानें खोलेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कितना माल चोरी हुआ। अब पुलिस की भी कुछ लापरवाही है, उसके बाद अब चोरों का भी हमें पता अभी कुछ नहीं चला, जांच पड़ताल एसएसपी साहब बोल रहे हैं हम करेंगे। हाँ जी सर, देखो आज सुबह जब हम मंडी आए अपनी दुकानें खोलने के लिए, तो हमने देखा आगे कि हमारे ताले जो थे दुकानों के वो खुले हुए थे। तो ये है ऐसा सर कि अगर ये चोरियां ऐसी होती रही मंडी में, ऐसा कुछ ये सिलसिला चलता रहा, हमारी दुकानों के ताले टूटते रहे, तो सर हम फिर दुकानें नहीं कर सकेंगे यहाँ, क्योंकि हमें बैंकों का पैसा है, दुकानें किराए पे हैं। उसके बाद सर आप देखते खुद के यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे कोई इस चीज़ को मतलब देख नहीं रहा है कि ये चोरियाँ कैसे हो रही हैं, तह तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकते, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं, तो इस पे सर यहाँ पे गौर नहीं किया जाता है। हमें बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि अगर मतलब आज हमारी दुकानों के ताले टूटे, कल यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसी कोई बड़ी चोरी भी हो सकती, कोई बैंक को भी ऐसी कोई चोरी हो सकती है रात को। चलिए शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां से खबर आ रही है कि बर्ड फ्लू की तस्दीक जब हुई थी, यहां पोल्ट्री के में भी बर्ड फ्लू के मामलात सामने आए थे और उसके बाद इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आ रही है। सदरकोट बांडीपुरा में जहां गुज़श्ता दिनों केस सामने आया था और बांडीपुरा में इंतजामिया ने एहतियाती तौर कदम उठाया है और इस एहतियाती कदम के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से 568 परिंदों को ज़िबाह किया गया है। बताया जाता है कि इस इलाके में किसी तरह के खतरात से बचने के लिए सदरकोट के आसपास इंतजामिया ने इस पूरे इलाके को अलर्ट जोन करार दिया है। बांडीपुरा जिले का यह इलाका है जहां पर गुज़श्ता दिनों देखा था हमने एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसकी यहां तस्दीक हुई थी। 1 किलोमीटर का जो दायरा है सदरकोट, पाइन और इसके आसपास का हाजिन बांडीपुरा के अंदर, जिसे इंतजामिया ने अलर्ट जोन करार दिया गया है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं पोल्ट्री के वादी कश्मीर के मुतालिक, उन्होंने जानकारी फराहम करते हुए कहा कि परिंदों को मारने का या मुर्गों को ज़िबाह करने का सिर्फ इसलिए ये मकसद था कि इस इलाके के अंदर मजीद मुर्गों को या कौवों को भी मुतासिर होने से बचाया जाए, ताकि आलमी वबा के कहर के साथ बर्ड फ्लू की जब तस्दीक हुई है तो वादी कश्मीर के अंदर लोगों को मजीद यहां पर मुतासिर ना होना पड़े, जिसके बाद यह एहतियातन कदम उठाया गया है। इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम तीसरे मरहले में पहुंच चुकी है। अब तक 6,500 अफराद को वैक्सीन लगाया जा चुका है, जबकि तीसरे मरहले में जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 11 लाख अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डल्लू ने बताया कि तीसरे मरहले के 2 दिनों के दौरान 6,500 अफराद को वैक्सीन दिया गया। ताहम इसके अलावा जो हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन देने से वो अब तक रह गए हैं, उन्हें भी कोरोना मुखालिफ टीके लगाए जाएंगे, जिनकी तादाद 6,000 के करीब बनती है। अतुल डुल्लू ने कहा कि 300 वैक्सीन बूथ जो पहले कायम किए गए थे और अब इन्हें यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाकर 400 तक कर दिया गया है। साथ ही अतुल डुल्लू के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में 2000 वैक्सीन बूथ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकारी के तीनों मराहिल के मुकम्मल करने के लिए 15,000 से जायद अमला जो तैनात किया गया है या किया जाएगा। अस्पतालों को भी
इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में 34 जो निजी अस्पताल हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। टीकाकारी मुहिम जो है यहां पर होगी। जिन निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत सहूलियात दस्तयाब हैं इनमें ही 34 निजी अस्पतालों के अंदर टीकाकारी शुरू की जाएगी। अतुल डुल्लू के मुताबिक वैक्सीन लेने के लिए जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं हर 2 डोज के लिए मजमूई तौर पर 500 रुपए अदा करने होंगे, जिनमें पहले डोज के लिए 250 और दूसरे डोज के लिए भी 250 रुपए शामिल है। यह बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के तहत 1,06,000 हेल्थ वर्करों, दूसरे मरहले के तहत 3 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स, जबकि तीसरे मरहले के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र और मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार 11 लाख अफराद को टीका लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी के तहत काम मरकजी सरकार ने शुरू कर दिया है और इसी पॉलिसी के तहत आला तालीम याफ्ता नौजवानों को ज्यादा मौके भी फराहम किए जाएंगे। हायर एजुकेशन महकमे के लिए बजट के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने आज वेबिनार से खिताब करते हुए आज दोबारा कहा कि इस पॉलिसी से तमाम वो अड़चनें दूर होंगी जो जवानों को तालीमी मैदान में सामने आती थी। इंडस्ट्री गति देने के लिए आप सभी से बजट से पहले भी सुझाव लिए गए थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में भी देश के लाखों लोगों से विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिला था और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। किराए में इजाफे के लिए अगरचे गुज़श्ता दिनों हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान एक मुत्तफ़िक़ा तौर फैसला किया गया था कि जम्मू कश्मीर में किराए में 19% तक का इजाफा किया जाएगा। ताहम आज करीब एक हफ्ते के बाद भी हुकूमत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों से आए लोगों ने कहा कि हुक्मनामा जारी ना होने की वजह से ड्राइवर मनमानी कर रहे हैं, जिसका खमियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। उनने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि फिलफौर किराए में इजाफे के हवाले से हुक्मनामा जारी किया जाए ताकि आम लोगों को इससे मजीद मुतासर ना होना पड़े। रिसेंटली जो है जब डीजल का प्राइस जो है हाइक हुआ और उसमें जाके अगर देखा जाए फिर जाके कहा गया कि इन की जो है रेट में प्राइस में 19% बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके हवाले से कोई ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट का जो तबका है, अगर फॉर एग्जांपल दरगाह से लेके लाल चौक तक आ जाते हैं तो वो खुद ही अपनी मनमानी से बस फेयर ले लेते हैं। हालांकि ये प्रॉपरली एस्टिमेट करके नहीं कि एज पर अगर 19% बढ़ाया जाए तो वो कितना बन जाता है, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ता है, वो डायरेक्टली खुद जितना उनका मन करता है उतना लेते। तो उस चीज के लिए चाहिए कि अगर 19% बढ़ाने की बात हुई है उस चीज के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर निकलना चाहिए कि एज पर एस्टिमेट के मुताबिक कि कितना, अगर फॉर एग्जांपल दरगाह से मुझे लाल चौक आना है, इससे पहले बस फेयर क्या था तो अब मुझे क्या पे करना है। इस चीज के लिए ऑफिशियली कोई ऑर्डर या नोटिस निकलनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट वाले खुद ही अपनी मनमानी से जो है बस फेयर ले लेते हैं। जब भी हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो यहाँ पे मनमानी होती है रेट को लेकर, तो किराए को लेकर यहाँ पे मनमानी होती है। तो हम जैसे ही उनको बताते हैं कि कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास तो आप कैसे लेते हो, तो वहाँ से मनमानी होती है। अगर मैं गाड़ी में चढ़ता हूँ, मैं आउटस्कर्ट श्रीनगर से जब मेन सिटी में आता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 10 रुपये देता था, आज तो मुझे 10 से ज़्यादा
15 रुपए पे करने पड़ते। तो हालांकि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो इससे साफ जाहिर है कि आम लोग जो है, आम जनता जो है, उन पे डायरेक्टली असर पड़ता है। तो हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपने जो 19% हाइक किया, तो अगर ऑर्डर नहीं है तो ये कैसे लेते हैं। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।